हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। ये हमारा प्रीवियस पेपर है और हम इसको सॉल्व करेंगे। पूरे सारे क्वेश्चन इसमें मैथ्स के, आप सभी इसमें एंड तक बने रहिएगा। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। कोस 2 थीटा बराबर है साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू बताइए, 0 और 90 के बीच है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए, कोस 2 थीटा बराबर है साइन थीटा के। कोस 2 थीटा बराबर है साइन थीटा के। साइन थीटा को मैं कोस में अगर चेंज करूंगी तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोस 2 थीटा बराबर, इसे मैं कोस में चेंज करूंगी तो 90 माइनस थीटा। कोस से कोस कट जाएगा तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। ये थीटा इधर माइनस में इधर प्लस में लाऊंगी तो 3 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 90। और थीटा की वैल्यू आपकी 90/3 कट के थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं का माध्य है। माध्य आप सभी को पता है एक तरह से एवरेज होता है। जो 8 संख्याएं हैं उन्हीं को हम 8 संख्या से 8 से ही डिवाइड करेंगे। और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य है। मैंने आपको कल क्लास में बताया था कि जो इतनी भी हमारी भाज्य संख्याएं होंगी, हमारी भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर, जिसके कम से कम 3 कॉमन फैक्टर होने चाहिए। जिसकी कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। और हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। जिसकी ज्यादा से ज्यादा कितने मल्टीपल होने चाहिए, सिर्फ 2। तो हमारी 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याएं कितनी लेनी है, 8 लेनी है भाज्य। और पहली 8 ही कितनी लेनी है हमें, अभाज्य संख्याएं। तो हमारी जो भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मतलब जो हमारी कट सकती है, तो 2 तो होने का नहीं, 3 नहीं होने का, तो 4 प्लस 6 प्लस 8 9 10 12 13 तो नहीं होने का, 14 कितनी हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और एक आगे कितना लिख लेंगे 14 के बाद में, 13 तो नहीं होने का, 14 के बाद 14 भी हो जाएगा, एक 15। तो 4 6 8 9 10 12 15 कितनी संख्याएं होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारी 8 संख्याएं होगी। अब जो हमारी बची हुई संख्याएं हैं, बची हुई संख्याएं कौन कौन सी हमारी जो अभाज्य में है, 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17 17 के बाद 19। तो ये हमारी कौन सी भाज्य संख्याएं हैं और ये हमारी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 8 आपकी ये है। तो 8 संख्याएं, 8 से ही हमें ये वाली डिवाइड करनी है और 8 संख्याएं 8 से ही हमें ये वाली डिवाइड कर देनी है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, सभी को जोड़ के हमारा आएगा 70। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40, 40 और 9 49, 49 में 14 ऐड करेंगे 63, 63 में 15, 63 और 5 68 और 10 78। ये हो जाएगी हमारी 78/8। आगे हमें ये डिफरेंस था क्योंकि दोनों का अंतर पूछा था तो ये माइनस करेंगे। इन सभी को ऐड करेंगे, 2 और 3 5, 5 5 10, 7 17, 17 18 28, 29 30 31 41, 41 और 7 48, 48 और 10 58, 58 और 19 कितना हो जाएगा, 77। तो ये 77/8। इन दोनों का क्या है डिफरेंस, कितना आया, 1/8। तो 1/8 हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी। इसका 1/8 हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहली 8 भाज्य संख्याएं लेनी थी और पहली ही 8 हमें अभाज्य संख्याएं लेनी थी, जिनका अंतर हमारा कितना आया, 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है। बी कार्य करने में कितना समय लेगा। देखिए, बी जो है ए की तुलना में
20% कम कार्यकुशल है। बी अगर ए 100% कार्य करता होगा तो बी 20% कम है, मतलब कि बी 80% करेगा कार्य। अगर मैं इनके रेशो बनाती हूँ तो रेशो बनेगी 4 और 5। ये किसका अनुपात बना, हमारा कार्य का। ये वाला अनुपात जो हमारा बना है किसका बना है, कार्य का। कार्य का अनुपात दे रखा है ना कि कार्य कुशल इतना है, तो 4 और 5 जो रेशो बना है ये हमारे किसका अनुपात में आया, कार्य का। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, इसका अगर मैं उल्टा कर देती हूँ तो 5 और 4 ये किसका हो जाएगा, समय का। समय का हमेशा जो कार्य होता है वो हमेशा उल्टा होता है। जो हमें 4 और 5 दे रखा था ये किसका दे रखा था, कार्य का, और हमने उल्टा किया 5 और 4 ये किसका बना, हमारा समय का। अब इसमें क्या कहा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हमारे अकॉर्डिंग ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 4 दिन में। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 4 दिन में कर रहा है और इन्होंने कहा है 12 दिन में कर सकता है। बी कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा, तो बी कितना कम समय ले रहा है, 5। तो हम 5 की वैल्यू इसमें निकाल देंगे। 12 अपॉन में 4 गुना 5, 4 से कितने पे कट जाएगा, 3, 3 पंजे 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15, मतलब कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर क्रमश है ए बी बी सी व ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। इन्होंने कहा है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो एक समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी हमारी चारों से जो तीनों साइड होती है वो इक्वल होती है। तो ये हमारी तीनों साइड कैसी है, इक्वल है, मतलब कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और इस वाली साइड के भी बराबर है। इन्होंने कहा इसका नाम क्या है, ए बी सी। आगे देखते हैं, पी क्यू आर क्रम से ए बी बी सी व ए सी के, ए बी के, बी सी के और ए सी के भुजाओं के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब होता है कोई बीच का पॉइंट। इनका बीच का पॉइंट, इसका बीच का पॉइंट और इसका बीच का पॉइंट। ए बी का मध्य बिंदु क्या बोला इन्होंने, पी है। बी सी का मध्य बिंदु क्यू है और ए सी का मध्य बिंदु आर है। इन मध्य बिंदुओं को हमने मिलाया और एक त्रिभुज बनता है हमारा पी क्यू आर। ठीक, जब हमने मान लो अगर हमारी पूरी की पूरी भुजा कितनी है, 4 है। ये वाली भुजा इसने कितने दिए हमें, 4। अगर ये पूरी की पूरी भुजा 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कंडीशन दी थी कि समबाहु त्रिभुज है। आगे देखिए, जब ये इसका मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2, और ये वाली भुजा भी कितनी है हमारे पास, 2। जब हमारे पास ये वाली भुजा 2 है और ये वाली भुजा भी 2 है तो ये वाली भुजा कितनी है, 2। तो ये भी हमारा एक क्या बन गया, ये वाला जो त्रिभुज बना है ये भी एक हमारा समबाहु त्रिभुज बना है। मतलब कि चारों त्रिभुज जो बने हुए हैं हमारे कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आगे इन्होंने पूछा है जो त्रिभुज की भुजा दी थी 4 दी थी, त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर त्रिभुज हमारा कौन सा है, ये वाला त्रिभुज हमारा कौन सा है, पी क्यू आर। और इसी का क्षेत्रफल बताना है। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकाल के इसको 4 से भाग कर दूं, क्योंकि 4वां भाग ही तो है हमारे पास। अगर पूरे ट्रायंगल में निकालती हूँ, पूरे ट्रायंगल का ये 4th हिस्सा ही तो है हमारे पास, ये 4th भाग है। तो इस भाग को कैसे निकालता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। √3/4 भुजा कितनी दी है हमें, 4 दी है, तो मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है, 16। तो √3/4 इंटू 16। लेकिन ये हमारा कौन सा था, 4th पार्ट था। ये तो हमारा पूरा का पूरा निकल का है, लेकिन जो हमें हिस्सा निकालना है वो तो ये वाला निकालना है। ये कौन सा 4th पार्ट है, तो इसका मतलब इससे मुझे 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जी कर दे डिवाइड। 4 4 से 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा हमारे पास, √3। तो √3 हमारा इसका एक सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जो ये वाला सी ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया ये प्रैक्टिस सेट अभी 1 है, एनटीपीसी का है और एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप इसे जरूर सोल्व करें, आपको इससे आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, कि एनटीपीसी किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो आप प्लीज उससे वीडियो को शेयर करके जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं इसमें सॉल्यूशन इस तरीके से भेज रही हूँ कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है
इतना डीपली समझा दिया है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप अगर कुछ भी चेंज हुआ थोड़ा बहुत तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो बी कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। इन्होंने बोला है कि ए और बी की कार्य क्षमता, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कार्य क्षमता बताया था और वहां भी कार्य क्षमता दिया है। तो जो 3 और 4 का रेशो दिया है वो हमें किसका दिया है, कार्य का। ये रेशो किसका है, कार्य का। कौन कौन है, ए और बी का। ए और बी की कार्य क्षमता का है। अगर मैं इन्हीं को उल्टा कर दूं तो मतलब कि 4:3 हो जाएगा और ये किसका रेशो हो जाएगा हमारे पास, समय का। ये वाला कार्य का दिया था, उल्टा कर देती हूँ तो किसका हो जाएगा, समय का। अब बोला यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, एक कितने दिन में कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, समय तो दे रखा तो समय के अकॉर्डिंग चलेंगे। ए कर रहा है 4 दिन में और इसमें कहा 12 दिन में, तो हम 4 की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, 12 के बराबर रख देंगे। तो बी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, बी की वैल्यू कितनी है, अगर हमें बी का समय देखें तो हमारे अकॉर्डिंग समय कितना है, 3। तो हम 3 की वैल्यू इसमें सिंपल तरीके से निकाल देंगे। 12/4 मल्टीप्लाई में ये 3, 4 से कितने पे कटा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो एक इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 9 दिन में काम बी जो है पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या रहेगा। कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं m, n के लिए। n के लिए वो वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड आउट टू कहीं तक भी हमारी संख्या हो सकती है। 6 की पावर n रखनी है, माइनस 5 की पावर n रखनी है। अगर मैं 6 की पावर 1 रखती हूँ, n की पावर अगर n की वैल्यू में 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गए, कितना आया 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखती हूं यहाँ पे तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब कि 36 माइनस 25, 36 में से 25 घटाऊंगी मैं, कितना आएगा 11। n की वैल्यू अगर मैं 3 रख के पुट करके देखती हूँ तो 6 की क्यूब माइनस 5 की क्यूब, यही तो पुट करनी है हमारे पास। 6 की क्यूब कितनी होती है 216 और 5 की क्यूब कितनी होती है 125। अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो ये आएगा 91। तो हमेशा मुझे इकाई का अंक होती है जो लास्ट वाली डिजिट ये लिखी हुई होती है। इधर से होता है ना, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कोई भी संख्या लिखी है हमारी 3, 2, 4, 5, 6, ये हमारा इकाई का अंक होता है। ये वाला हमारा दहाई का अंक होता है। ये तो आपने पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा सैकड़ा का अंक होता है। ये हमारा 1000 का होता है और ये हमारा 10,000 का होता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा है। तो इकाई का क्या होता है, जो हमारे सबसे इधर वाली वैल्यू लिखी होती है वो हमारी इकाई की होती है और हमेशा हमें इकाई की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। तो इसका एक सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 1, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। p बराबर 2 प्लस 0.2 डिवाइड 0.2 ब्रैकेट में इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 और q की वैल्यू ये दी है, तब निकालना हमें p अपॉन q की वैल्यू। तो p बराबर हमें कितना दे रखा है, ये एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब b से क्या होता है ब्रैकेट, o से होता है ऑफ, b से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई, a से ऐड और s से सब्ट्रैक्ट। तो पहले हमें इसमें कोई ब्रैकेट दिखाई दे रहा है तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। हाँ जी, हमें पहले ब्रैकेट सोल्व दिखाई दे रहा है तो इसे सोल्व करेंगे। तो p की वैल्यू जो हमारी निकलेगी 2 प्लस 0.2 डिवाइड का मतलब ये इसके नीचे आएगा 0.2 इंटू 2, आगे माइनस 1 इंटू 2 2, 0.2 से 0.2 कटिंग हुई तो 2 प्लस ये 1/2 हो जाएगा अब यहाँ। तो p बराबर 2 प्लस 1/2 और आगे ये माइनस के 2, 2 से 2 तो 0 हो गया है, तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई 1/2। ऐसे हमें q की वैल्यू निकालनी है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डिवाइड है तो नीचे लिखेंगे 0.2 इंटू 2
माइनस 1/2 इंटू 2। ये 2 से 2 कट के 1 हुआ इधर, ये 0.2 से 0.2 कटा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस ऊपर 1 नीचे 2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। ये हमारी क्यू है। 2 में से 1 माइनस करूंगी तो 1 माइनस 1/2 और 1 में से आधा करूंगी। 1/2 को क्या बोलते हैं हम, आधा। तो 1 में से आधा घटाऊंगी तो कितना बचेगा हमारे पास, आधा। पी की वैल्यू भी कितनी है 1/2, क्यू की वैल्यू भी कितनी है 1/2 और हमसे क्या पूछा गया है, पी अपॉन क्यू, मतलब कि 1/2 अपॉन में 1/2। जब 1/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन बी इसका हमारा सही बिल्कुल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अंडर रूट में 19 माइनस एक्स अंडर रूट में 12 इक्वल टू है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास ये चीज जो है अंडर रूट में लिखी हुई है, अंदर भी एक अंडर रूट है और यहाँ पे कोई अंडर रूट नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे। कीजिए स्क्वायर। अगर मैं इधर से स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से जब अंडर रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 19 माइनस एक्स अंडर रूट में 12। इधर का मैं अगर स्क्वायर करती हूँ तो a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं जब हम, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। 4 का रूट 4 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो 4 तो कट जाएगा, 4 ऐसे में इसका स्क्वायर करूंगी रूट कट जाएगा माइनस 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 3 जा 12। तो 4 और 3 कितने हो गई, ये 7। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 7 माइनस 2 रूट 12। अब हमारे ये आई है, इसमें ये 7 प्लस में इधर किस में आएगा माइनस में, तो 19 में से 7 घटाऊंगे कितना आएगा 12। ये माइनस के 2 रूट 12, ये माइनस में तो इधर किस में आ गया प्लस में, और ये इधर माइनस की चीज है इधर की लेके गई इक्वल टू के प्लस में। यहाँ पे देखो जब अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 किसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 12 की। जब दो अंडर रूट की मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या निकलता है 12। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12, ये लिख सकती हूँ। आगे 2 अंडर रूट 12 इक्वल टू एक्स रूट 12। तो इसमें अब क्या कॉमन है हमारे पास, अंडर रूट 12 कॉमन है, तो यहां से क्या बचेगा, एक अंडर रूट 12 बचेगा और यहां से क्या कॉमन बचा है 2 इक्वल टू एक्स अंडर रूट में 12। ये जो अंडर रूट 12 है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, या इधर से जब डिवाइड में आएगा तो अंडर रूट 12 हमारा कटिंग हो जाएगी। यहाँ कितना ये लिख सकती हूँ मैं 4 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू एक्स। 4 का बाहर कितना निकल जाएगा 2 रूट 3 प्लस 2 इक्वल टू एक्स। तो 2 रूट 3 प्लस 2 हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे रेट 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% का होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसने कहा है कि वस्तु जो है 12% लाभ पर बेची गई है। कितने लाभ पर बेची गई है, 12% के लाभ पर, 12% के लाभ पर बेची गई है। यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता, 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% का होता। तो अब लाभ कितना होता 14% का। कितना परसेंट बढ़ा हमारा 2% बढ़ा है। अगर परसेंट में देखें तो हमारा 2% बढ़ा है और रेट में देखें तो कितने रुपए बढ़ाने पर बढ़ा है परसेंट हमारा 33 रुपए। तो इसका मतलब 2% जो बढ़ा है वो हमारा 33 रुपए बढ़ाने पर बढ़ा है। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 33। अब पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का कोई भी क्रय मूल्य जब हम लेते हैं तो वो 100% होता है, तो इसका मतलब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है 100% की। तो 33 अपॉन में 2 इंटू 100, कटिंग कीजिए 2 से कटेगा 5 0, मल्टीप्लाई करोगे 5 3 से 15, 5 कैरी गया 1, 5 3 से 15 और 1 16 और ये वाले 0, मतलब कि 1650 इसका हमारा करेक्ट सीधा सीधा एक आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। इन्होंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है, संख्या निकालनी है छोटी से छोटी जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है? 1000। तो इन्होंने बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। तो हमारे पास ये देखना है कि 1000 में से हमें वो संख्या घटानी है, क्योंकि क्या बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर। तो इसके पहले हमारा कौन सा ऐसा है जो पूर्ण वर्ग होता है? आप सभी को पता है 31 का स्क्वायर होता है 961। आप सभी को पता है कि स्क्वायर 961 होता है। तो 1000 में से कितना घटाऊं कि 961 आ जाए? तो इसमें से अगर मैं 39 घटा दूं, 1000 में से अगर 961 घटाऊंगी तो क्या मिलेगा? 39। तो मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर मतलब कि 1000 में से अगर मैं 39 घटा दूं तो जो प्राप्त संख्या होगी हमारे पास वो पूर्ण वर्ग होगी। तो इसका मतलब हमारा एक सीधा सा आंसर कितना आ जाएगा? 39 इसका सीधा सीधा एक आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P बराबर है 0.3 इंटू 0.3, ये प्लस है 0.03 इंटू 0.03 माइनस 0.03 इंटू 0.6 और Q की वैल्यू है 0.54। तो P अपॉन Q की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, ये दोनों सेम सेम लिखे हुए हैं, ये दोनों सेम सेम लिखे हुए हैं। अगर मैं देखूं 0.3 तो यहां से मुझे सेम सेम दिखाई दिया, और 0.6 क्या है? 0.3 इंटू 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 0.3, ये लिख सकती हूँ। 2 की मल्टीप्लाई 0.3 में करूंगी तो 0.6 मिल जाएगा हमको। आगे देखिए 0.3 दो बार है, मतलब कि इसे मैं अगर a मान लू तो a स्क्वायर प्लस 0.03 दो बार है तो मतलब b स्क्वायर, आगे माइनस 0.03 मतलब क्या है हमारे पास? b, और ये 2 इंटू ए की वैल्यू तो 0.3 तो 2a, ये बन रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला है ये हमारे पास? a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये तो भाई। तो ये किसका फॉर्मूला मिला है हमें? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी मतलब कि 0.3 में से 0.03 माइनस करने पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया। तो a माइनस बी मतलब कि 0.3 में से 0.03 माइनस करूं तो कितना बचेगा? 0.27। इसका स्क्वायर मतलब कि 0.27 हमारा कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार, क्योंकि इसका स्क्वायर है ये। p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 0.27 इंटू 0.27, और क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.54, ये हमें दी है, गिवन है ये चीज। तो P अपॉन क्यू पूछा था, मतलब कि P अपॉन क्यू हो जाएगा 0.27 इंटू 0.27 अपॉन में 0.54। 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है। 27 से 1, 27 पे ये कटिंग हुई 2 पे। यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट हमने ये लगा दिया। ये कटिंग अगर मैं करूंगी तो ये कटिंग होगी हमारी 0.2 निम 27 13.5, 13.5 हो गया। 13.5, 2 जीरो ये है हमारे पास, 2 जीरो के बाद मतलब 2 पॉइंट इधर और खिसकाना है, तो पॉइंट अब 2 इधर खिसकाने पे यहाँ आएगा, मतलब कि 0.135 हमारा इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम कहां तक पहुंच गए? क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए हैं। हमें ऐसे कितने क्वेश्चन करने हैं? एनटीपीसी में कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ के? 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स होता है, तो 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स ही हम करेंगे लगभग वहां तक। तो अभी तक हम 11 क्वेश्चन पर पहुंच गई है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों का 34% है। कुछ मत अमान्य थे, विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी? ये विजयी उम्मीदवार है, जो मतलब जीत गया उम्मीदवार। कितने चुनाव में? 2 है, एक ये है और एक ये है, मतलब ये ए है और ये
बी है। मानो ये वाला जो है विजय जीत गया है, तो इसको कितना मत मिला है? 48%। ये जो विजयी है इसको कितना मिला है? 48%। आगे उसके जो विरोधी उम्मीदवार था उसको 6800 मिले हैं, जो कुल मतों का कितना है? 34%। इसको कितने मिले हैं? 34%। अगर मत देखे जाए तो इसके मत कितने? 6800। तो हमें इसके मत बता दिए, इसकी परसेंटेज भी बता दी। इसका मतलब 34 दूनी 68, और अगर डबल जीरो तो 48 दूनी 96, 2 जीरो इसके आगे। तो हमें इसके भी मत पता चल गई कि इसको कितने मत मिले। आगे देखते हैं, कुछ मत अमान्य थे। एक को 48 मिले हैं, इसको 34 मिले हैं, जो बाकी थे वो सारे अमान्य गए होंगे। तो अमान्य कितने बचे होंगे? ये कितने हो गए? 8 और 4 12, 2 हासिल गया 1, 4 3 7 और 1 8। मतलब 82% मत जो है डाले गए हैं। तो इसमें अमान्य कितने होंगे? अगर मैं 100 में से घटा दूं तो 18% मत जो है हमारे अमान्य है। 18% क्या है? ये हमारे अमान्य। अगर परसेंट से मैं मत निकालूं तो मत कितने निकलेंगे? इसका दुगुना कर दूं, 18 दूनी 36 और 2 जीरो। तो अमान्य मत कितने हमारे? 3600। और विनिंग मार्जिन कि कितने हैं वो देखने। तो जो ये जीता है, विजयी जो हुआ है वो कितने उससे हुआ है? विनिंग मार्जिन का मतलब होता है कि ये कितने इससे जीतता है, कितने मतों से जीता है। तो इनका डिफरेंस देख लो, कितने मतों से जीता है? 0 में से 0, 0 में से 0, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 गए 2। इसका मतलब जो विजयी हुआ ये 2800 मतों से हुआ है, और अमान्य कितने हैं? 3600। तो इसका ऑप्शन कौन सा? हमसे विजयी पूछे थे और अमान्य पूछे थे। विजयी कितने हमारे? 2800 मत, और अमान्य कितना है? 3600। तो इसका बी आंसर हमारा सीधा सीधा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेट 2600 की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग पर जो है 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, और दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज है, और दोनों ब्याज कैसे है? ये बराबर है। तो 10% पर उधार दी जाने वाली हमारी राशि क्या थी? 2600 है तो एक राशि हमने x मानी, दूसरी को क्या मानेंगे? 2600 माइनस x। इस पे जो गया है 10% की दर से 5 वर्ष का गया है, इस पे 10% की दर से गया है, और कितने साल के लिए गया है? 5 साल के लिए। इस पे जो, और P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। क्या होता है SI का? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P हमने राशि मानी, आर ये, टी ये, और अपॉन में 100। ऐसी ये 2600 माइनस एक्स इसकी राशि है। इस पे कितने परसेंट के हैं? 9% से, और 6 ईयर के लिए है, अपॉन में 100। ये दोनों ब्याज निकले, ब्याज दोनों कैसे दिए हमें? बराबर। कटिंग कीजिए, ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 3 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25x, इधर 9 3 जा 27। 2600 की मल्टीप्लाई कितने में होगी? 27 में, माइनस 9 3 27 की मल्टीप्लाई किस में होगी? x में। ये 27x इधर माइनस में, इधर हम लाएंगे किस में आएगा? हमारा प्लस में। और 25 और 27 जोड़ के कितने हो जाएंगे? 52x बराबर 2600 गुना 27। ये कटेगा, कितने पे कट जाएगा? ये 52 से 2600 50 पे, 50 की मल्टीप्लाई हम 27 में करेंगे, कितना आया? 1350। हमसे क्या पूछा था? 10% पर उधार दी गई राशि। 10% पर उधार कितनी राशि है हमारी? x, और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे? 1350। तो 1350 ऑप्शन बी इसका सीधा सीधा एक आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु 16.8 ईयर है, 16.8 वर्ष है लड़के और लड़कियों का। लड़कों व लड़कियों की औसत आयु अलग अलग बताइए। 15.4 वर्ष और 18.2 वर्ष है। स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। लड़के और लड़कियों का, इधर लिखता है बॉयज, इधर लिखता है गर्ल्स, दोनों का अलग अलग जो हमें वो दिया है औसत, वो कितना दिया है? लड़कों का 15.4 वर्ष, और लड़कियों का कितना है? 18.2 वर्ष। दोनों का मिक्स भी दे रखा है, दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है? 16.8 वर्ष।
हमेशा जो ये वाली संख्या होती है दोनों की, जो मतलब मिक्स वाली संख्या मिलेगी, वो किसी भी क्वेश्चंस में देखना इन दोनों संख्याओं के बीच की मिलेगी। मतलब कि जो ऊपर 15 और 18 है, इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है, वो संख्या मिलेगी। ना तो इससे कम मिलने की, ना इससे ज्यादा मिलने की, ना इससे फालतू मिलने की। मतलब कि इन दोनों के कहाँ आएंगे, बीच में। हम इसमें क्या करते हैं, जब हमें रेशो निकालना होता है इन्हें माइनस कर देते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगी, 8 में से 4 गए 4, 16 में से 15 गए 1, तो 1.4 इधर घटाएंगे। 12 में से 8 गए 4, इधर बचेगा 17, 17 में से 16 गए 1, तो 1.4 इधर है, 1.4 इधर है। मतलब कि अगर इनका रेशो निकालू मैं, अनुपात पूछा था, तो अनुपात से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 1.4 1.4 कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1:1। मतलब कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण एक काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेले करता है। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अब इस कार्य छोड़ने के दो तरीके हैं। कार्य छोड़ने के दो तरीके हैं। एक तो होता है कि काम स्टार्ट हुआ 2 दिन बाद ही छोड़ दिया, मतलब काम शुरू हुआ जब ही छोड़ दिया। एक तो काम शुरू हुआ 4-5 दिन काम किया, उसका मन नहीं लगा छोड़ दिया। एक होता है कि काम खत्म होने के टाइम पर आ रहा है, काम जो है फिनिश होने के उस पर आ रहा है, अब छोड़ा जा रहा है। कार्य छोड़ने के कितने तरीके हैं। काम अगर स्टार्ट हुआ है, मान लो काम स्टार्ट हुआ है, हमें पता है कि काम आज स्टार्ट हुआ है, 4-5 दिन बाद इसका मन नहीं करा, इनने काम छोड़ दिया। एक होता है काम अब खत्म होने वाला है, कि हमें पता दिखाई दे रहा है कि 4-5 दिन में अब काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इसने काम छोड़ दिया। तो अगर काम स्टार्ट हुआ है और वो अब काम छोड़ रहा है, तो हम कहेंगे चल भाई छोड़ दे, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में काम छोड़ रहा है और हमें दिखाई दे रहा है कि काम में जो है लंबा प्रोसेस है अभी, तो ये आज छोड़ने की बात कर रहा है, 2-4 दिन बाद फिर छोड़ने की बात करेगा, फिर छोड़ने की बात करेगा। तो हम जो स्टार्टिंग में काम छोड़ते तो हम कहते तो निकल ले यहाँ से, ये होता है कि निकल ले। अगर वो लास्ट में छोड़ रहा है कि 4-5 दिन पहले छोड़ रहा है, काम हमारा खत्म होने वाला है और उससे 3-4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो हम इसे रोक के रखेंगे। हम इसे क्या करेंगे, रोक के रखेंगे कि भाई 3-4 दिन की और बात है, 3-4 दिन और काम करवा ले, फिर तू अपना खत्म और मैं भी खत्म, इस काम से फिनिश हो जाएंगे। तो अगर काम शुरू होने से पहले ही, मतलब शुरू होने पे 2-4 दिन बाद छोड़ रहा है, तो उसे तो हम निकाल देंगे। अगर काम फिनिश होने से पहले 2-4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो उसे हम पकड़े रखेंगे, भाई 2-4 दिन की बात है, अभी इसमें लगा रहे। तो इसे हम किस तरह सोल्व करेंगे। अब हमें इसे, ये काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, काम खत्म होने से, पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो इस बंदे को हमें, जो एक काम छोड़ रहा है, इस बंदे को हमें जाने नहीं देना, इस बंदे को हमें यही पकड़ के रखना है। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, जैसे कि आप सभी को एलसीएम निकालना आता है। 20 और 30 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, 2 से कटे हुआ 10 पे, ये कटिंग हुई 15 पे, ये 5 पे, 15 नहीं कटेगा, 2 से नहीं 3 से कटेंगे, 5 तो कटेगा नहीं, ये 5 पे कटेगा, और 5 से फिर ये दोनों एक एक पे कटेगा। और हमें जब तक एक एक ना मिल जाए, जब तक हमें ऐसी रिवाइज करते रहना है। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास इसका, 60। तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 60। ये कटिंग करेंगे 20 से 60 कितने पे कट हो जाएगा, 3 पे। 30 से 60 कितने पे कट हो जाएगा, 2 पे। तो ए जो है 3 कार्य कर सकता है, बी जो है 2 कार्य कर सकता है। अब देखते हैं, इन्होंने किसी कार्य को करने से, ए जो है काम को पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ रहा था। जो हमारी ये आई है, ये तो इनकी कार्य की क्षमता है, जो ए जो है 3 दिन में कर सकता है, बी जो है 2 दिन में कर सकता है। जो हमारा एलसीएम होता है, इसे बोलते हैं हम टोटल वर्क। एलसीएम जो आकर निकलता है हमारा, इसे बोलते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क अभी हमारे पास कितना है, 60। अभी हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 60। लेकिन मैंने बोला कि अभी जो ए है, काम खत्म होने से पहले छोड़ के जा रहा है, तो ए को हमें जाने नहीं देना, ए को हमें पकड़े रखना है। ए को हम पकड़े रखेंगे, मतलब कि ए के काम को हम क्या है, पकड़े रखेंगे। ए कितने दिन पहले जा रहा है, 5 दिन पहले। ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3। ए एक दिन में 3 काम कर लेगा, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, ये 15 काम करेगा।
एक दिन में जब 3 काम कर रहेगा तो 15 काम तो ए करेगा, तो इस काम को हमें इसी काम में ऐड करना है, मतलब कि इसको यहीं पकड़े रखना है। अब टोटल जब हमने ए को यहीं पकड़ लिया, ए को जब हमने जाने ही नहीं दिया, तो इन दोनों की वैल्यू, अब मतलब दोनों से काम करवाना है, तो दोनों की जो वैल्यू है कितनी है, वो 3 और 2 5। तो 3 और 2 5। अब हमने दोनों से काम करवा दिया। 60 और 15 कितना हो गया, 75। 5 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 15 पे। तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 15 दिन आंसर हो जाएगा कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये 15 दिन में। हम जो है 30 क्वेश्चन में से आधे में पहुंच गए, 15 क्वेश्चन। आप ऐसी बने रहिए, हम आगे क्वेश्चन अभी आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर हो जाता है। तो भिन्न बताना है। भिन्न होता है हमारा जैसे कि ये x/y, जब हमारी इस कंडीशन में संख्याएं लिखी होती है इसे बोलते हैं हम भिन्न। ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर। सही। अब देखना है कि एक भिन्न का अंश जो है हर से 2 कम है, मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कितनी कम होनी चाहिए, 2 कम। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से अंश जो है हर से 2 कम है, हाँ जी। अंश जो है हर से 2 कम है, हाँ जी। 7 9 से 2 कम है, हाँ। और 1/3 भी 2 कम है। तो अभी तक तो हमारी कंडीशन सभी जगह अप्लाई है। आगे बोला है कि यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है। ऊपर वाली संख्या को मैं 2 से गुना करूंगी तो 10, और नीचे वाली संख्या को 3 से करूंगी तो 7 या 21। ऊपर वाले को 2 से करूंगी तो 2 6 2 दूनी 4 और 5 या 15। ऊपर 7 दूनी 14 और 9 या 27। ऊपर वाली संख्या में 2 से गुना 2, 3 से गुना यहाँ पे 9। तो 2/9 हमें कहाँ पे मिल रहा है, 2/9 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो मतलब कि ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। तो इसका सीधा सीधा आंसर 1/3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में धन निवेश किया, लाभ का सर्वाधिक हिस्सा कितना होगा। 3 जने हैं, तीनों ने जो हमारा हिस्सा लगाया अपना अपना 1/2 1/3 और 1/4 लगाया है। जब हमारे अपोन में इस तरह से संख्याएं मिल जाती है तो इस अनुपात को हम सिंपल अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। आइए देखिए मेरे साथ। जितनी भी नीचे संख्याएं हैं उन संख्याओं का हम क्या लेंगे, एलसीएम। इन संख्याओं का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 12 है। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। कटिंग कीजिए, 2 के टेबल से 12 कितने पे कटेगा, 6 पे। 3 के टेबल से 12 कितने पे कटेगा, 3 चौका 12 और 4 तिया 12। तो इसका मतलब हमें जो रेशो मिला है वो कितना मिला है, 6:4:3। सिंपल वे में हमने चेंज कर लिया, हाँ जी बिल्कुल चेंज कर लिया। देखिए 3 व्यक्तियों ने जो धन निवेश किया था, अब हमारा तीनों व्यक्ति का धन इस रेशो में है। इसमें जो सर्वाधिक हिस्सा होगा लाभ का वो किसका होगा, तो सर्वाधिक जो हिस्सा है वो हमारा 6 है। सर्वाधिक हिस्सा हमारा कितना है, 6 है। तो सर्वाधिक हिस्सा किसका होगा, हमारा ए का। ये ए मान लो या 6 मान लो, एबीसी कुछ इस तरह से दे रखे होंगे 3 व्यक्ति, या पहले व्यक्ति का हमारा सर्वाधिक हिस्सा होगा। तो ए का इसमें ये होगा ए या बी, 3 व्यक्ति में मतलब पहले का, दूसरे का, तीसरे का, या किसी का भी नहीं। तो हमारा किसका ऑप्शन हो जाएगा, ए का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √2 प्लस √x इक्वल टू √3 है, तब x का मान कितना होगा। x का मान निकालना है, ये √2 इधर प्लस में, इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो √x की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस √2। जब मैं अंडर रूट हटाऊंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो स्क्वायर से ये तो अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x। और जब हम a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं तो a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab क्या होता है, हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं करूंगी तो a का स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस
2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी 3 2 जा 6, 3 और 2 कितना हो गया मेरे पास 5 माइनस 2√6। तो x की वैल्यू मिली है 5 माइनस 2√6, मतलब ए ऑप्शन इसका सिंपल सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया है। तो एक वर्ष में उसे जो कुल लाभ हुआ है वो 820 रुपए हुआ है। तो उसकी कुल पूंजी कितनी थी, जो उसने कुल पूंजी लगाई थी। अब यहाँ पे जो हमें भाग दिया है वो भाग देखते हैं। एक भाग तो दिया 1/2 भाग, और एक भाग दिया 1/3 भाग, और एक भाग है हमारे पास शेष। 3 भाग में हमने पूंजी है जो इन्होंने लगाई है। जब हमें इस तरह से भाग दिए हो और हमारे पास इस तरह से कोई मतलब रेशो ना हो, तो हम रेशो कैसे बनाएंगे। 3 और 2, नीचे संख्या कितनी मिली है 6, जैसे कि हम ये यहाँ पे संख्याओं का एलसीएम लिया था, ऐसे ही हम एलसीएम लेंगे। 3 दूनी 6, एलसीएम आया हमारे पास 6, तो 6 जो है हमारा टोटल भाग है। 6 हमारा कैसा होगा, टोटल भाग होगा। 2 की टेबल में 6 कितने पे कटेगा, 3 पे। 3 की टेबल में 6 कटेगा 2 पे। 6 में से 2 भाग 5 भाग तो हमारा निकल कर आ गया, तो शेष भाग कितना बचेगा हमारा 1, मतलब 3:2:1 हमारा इसका रेशो हो गया। अब 3:2:1, जो पहला रेशो है, जो पहला भाग है वो 3x है, दूसरा भाग 2x है, और तीसरा भाग हमारा x है। तीनों भागों की हमें जो अनुपात दिए थे 1/2 भाग दिया, 1/3 भाग दिया, और शेष भाग दिया। दोनों भागों का जब हमें अनुपात निकालना होगा तो 2 और 3 का जो हमारा निकलेगा एलसीएम वो है 6 जो होगा हमारा वो टोटल भाग होगा। और इधर से हमारा 3 2 1 जो हमारे कटिंग होकर आए, 3 और 2 5 भाग तो हमारे निकल गए, टोटल कितना 6। जब 5 भाग हमारे पास हो गए तो शेष भाग कितना बचेगा हमारे पास 1। आइए देखते हैं, जब एक भाग हमारे पास बचा है तो 1 भाग 2 भाग और तीसरा शेष भाग हमारा 1 ये हो जाएगा। अगर हम रेशो हटाते हैं तो हम x लगा देते हैं। पहली पूंजी पे जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर पर है, ये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर है, 1 साल का है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आगे वाला जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर है, 1 साल के लिए है, ये भी डिवाइड होगा 100 से, और प्लस जो ये है 10% की दर पर है, 1 साल के लिए है, और इसे भी कितने से डिवाइड करेंगे हम 100 से। और जो इन तीनों का हमारा साधारण ब्याज है उसे बाद में कुल कितने रुपए मिला है, 820 रुपए इसे कुल मिला है। अब देखिए इसमें 3 पंजे 15x, 8 दूनी 16x, 10 एकम 10x। ये 100 सभी के डिवाइड में है तो 100 सभी के नीचे आएगा, और 100 से इधर जब मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 820 तो है, और 00 ये 100 वाली पहुंच जाएगी। इन सभी को हम जोड़ेंगे, 15 और 10 25, 25 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 31, 41। 41x बराबर होगा 82 आगे 000। 41 से कितने पे कटिंग हुई 42, आगे 2 3 0 ये वाली, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 2000 रुपए। अब इसने पूछा था हमसे कि उसने कुल कितनी पूंजी थी वो बताइए। हमारे हिसाब से टोटल पूंजी कितनी थी 6, तो 6 के गुना हम इसमें कर देंगे 2000 में, तो 2000 गुना 6 बराबर 12000 जो है हमारी टोटल पूंजी निकल कर आई। तो 12000 हमारा ऑप्शन बी सीधा सीधा एक आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। इन्होंने बोला ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब कि चतुर्भुज होता है जिसकी 4 साइड होती है, चतुर्भुज होता है जिसकी 4 साइड होती है, और इसकी जो 4 साइड है वो कैसी है, समानांतर है, मतलब कि समानांतर लाइन होती है जो हम एक दूसरे से कभी भी कटिंग नहीं होती। समांतर लाइन कैसी होती है, जो कभी भी एक दूसरे से कट नहीं होती है। तो समांतर जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन है, दोनों सीधी चलती रहेंगी, कभी भी आपस में कट नहीं होंगी। एक ये वाली लाइन है, ये वाली और ये वाली कभी भी आपस में कट नहीं होगी। और 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज
इसका नाम कितना है, ए बी सी डी। आइए आगे, भुजा BC को E तक बढ़ाया जाता है कि BC बराबर C ही है, तो AECD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? भुजा BC को E तक बढ़ाया जाता है, भुजा BC हमारी ये रही है और BC को हमने E तक बढ़ाया, ये बढ़ा दिया जी E तक। आगे बोलता है कि BC बराबर CE है, जो BC है ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के बराबर है, BC बराबर CE है। समांतर चतुर्भुज में हमारी आमने सामने की लाइन भी कैसी रहती है, इक्वल। अगर BC बराबर CE है तो BC बराबर AD के भी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमारी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आइए, AECD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। AE ये रहा AE, मिला दिया। AECD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब बिंदु P पर इसको ये काटती है। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ABE हमारा ये वाला है, त्रिभुज AB हमारा ABE ये वाला है, इसका क्षेत्रफल जो है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? आइए देखते हैं, जो हमने इसमें निकालना है कैसे करेंगे। देखो, इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल PCE की। इसमें एक भुजा ये और एक भुजा ये, दोनों भुजा कैसी है, बराबर है, मतलब कि AD बराबर किसके है, CE के। आपने एक ये पढ़ा होगा कि वर्टिकल एंगल जो होता है, वर्टिकल एंगल बोलते हैं इन वालों को, जो आमने सामने के कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, बराबर है। तो एंगल इसका नाम क्या हो जाएगा, CPE। एंगल CPE बराबर है एंगल DPA के। जब हमारे पास दो चीज इक्वल हो जाती है तो ये जो त्रिभुज हुए दोनों के दोनों कैसे है, सर्वांग सम है, मतलब कि ये कैसे है, सिमिलर है, दोनों के दोनों त्रिभुज। अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये दोनों लाइन कैसी है, बराबर। जब ये दोनों लाइन बराबर है, अगर मैं इसको और त्रिभुज में डिवाइड कर दूं तो ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। अगर इसमें हम देखें समांतर चतुर्भुज में, तो समांतर चतुर्भुज में किसके ये 1 2 3 4, कितने समांतर चतुर्भुज में हमारे 4 ट्रायंगल बन गए हैं, और इसमें कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4। अगर ट्रायंगल में देखूं तो किसके कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4। कौन सा का पूछा था हमसे, ABE। इसका हमसे मतलब ये वाला क्षेत्रफल पूछा था। जो हमारे समांतर चतुर्भुज है उसमें भी 4 ट्रायंगल ही बन रहे हैं, और इसमें भी कितने ट्रायंगल, 4 ही ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपस में कैसे है, बराबर, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा वो इस वाले ट्रायंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे थे, सर्वांग सम थे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, इनका जो सिमिलर थे, तो इनका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। जब ये वाला एरिया जो है इस वाले एरिया के बराबर है, तो ये वाला तो दोनों में कॉमन है, ये इसके बराबर है, तो मतलब कि जो हमारा ये पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज है वो इस ट्रायंगल के जो हमारा त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल की कैसा है, बराबर है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के आधे भाग के बराबर है, कि समांतर चतुर्भुज का ये आधा भाग ही है, ये तो इसके पूरे बराबर जा रहा है, तो समांतर चतुर्भुज के बराबर इसका क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक आ चुके हैं, अभी 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन 21 से इसको कंटिन्यू करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। x इक्वल टू a sin t, y इक्वल टू b tan t, तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? हमें फाइंड करना है a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर।
ए अपॉन एक्स और बी अपॉन वाई, हमें वैल्यू यहां से निकालनी है। ए अपॉन में एक्स लेकर आऊंगी इसके, तो ये साइन टी इधर अपॉन में जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, वन अपॉन साइन टी के होएगा। और वन अपॉन साइन टी किसके बराबर होता है? कोसेक टी के बराबर होता है, कोसेक टी। ऐसी वाई, बी अपॉन वाई लेकर आना है, बी वाई इसके नीचे लेके जाऊंगी, इधर कुछ नहीं है तो वन है, ये इसके नीचे आएगा तो वन अपॉन टेन टी, वन अपॉन टेन टी कोट टी के बराबर होता है। हमें क्या करना है? दोनों में स्क्वायर करना है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर टी हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये कोट स्क्वायर टी हो जाएगा। और इन दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। मतलब कि कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोट स्क्वायर टी, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा वन इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 8 मीटर व 6 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है। एक कमरा है, कमरे में जो है लंबाई दी है 10 मीटर है कमरे की, जो उसकी ऊंचाई है वो 8 मीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 6 मीटर है। इस कमरे की जो हमारी विमाई दी है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई की, उसमें हमें एक सबसे लंबा स्तंभ रखना है, बांस रखना है। कोई भी लंबे, जब हम इसमें कोई बांस रखेंगे तो इधर से ऊपर वाला जो कोना होगा कमरे का और इधर की साइड में जो सबसे नीचे कोना होएगा कमरे का, इस कोने की जो सबसे लंबी लंबाई हमारी यही तो बैठेगी। तो हमें इसका निकालना है कि इसकी लंबाई कितनी बैठेगी। इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू दी है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, बी की वैल्यू है 8, 8 का करेंगे 64, एच की वैल्यू है 6 और 6 का हो जाएगा 36। सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 200। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 गुना 2, 100 का बाहर 10 निकल गया, 10√2। इसका सिंपल सिंपल सा आंसर हो जाएगा 10√2 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? देखिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है, ये माइनस की 2x है, इधर मैं लेके जाऊंगी तो प्लस के 2x में जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये माइनस की चीज इधर किस में गई? प्लस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x। अगर मैं x से डिवाइड कर देती हूँ तो x से डिवाइड करूंगी, एक x तो कट जाएगा, एक ही x बचेगा। यहाँ पे x से डिवाइड करूंगी तो एक x रहेगा और इधर भी x से डिवाइड करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। कंडीशन मेरी कैसी हो रही है? वेरीफाई कर रही है। अगर 1 1 इक्वल टू 2 है तो 1 में अगर यहाँ पे पुट करूंगी तो 1 माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी है ना, तो 1 माइनस वन, 1 माइनस वन कितना हो जाएगा? 0। इसका सीधा सीधा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमारा होता है जिसकी हमारी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब कि सम हो। समबाहु जिसकी समान बाहु हो, मतलब कि समान इसकी क्या हो? भुजा हो। सारी की सारी भुजा कैसी रहेगी हमारी? इसकी समान। और भुजा कितनी दी है इन्होंने? √3, तो √3 ये है, √3 ये है और √3 ही ये है। इसमें पूछा है कि इसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिवृत्त होता है जो इसके हमने ऊपर की तरफ एक त्रिज्या व्रत बनाएंगे, ये होता है हमारा व्रत और इसकी त्रिज्या हमारी क्या होगी? ये इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का। अगर हमसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या ये होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल तीनों भुजाओं का गुणनफल डिवाइड करेंगे
4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए तीनों भुजाएं हमारी कितनी, √3 √3 √3, तो √3 इंटू √3 इंटू √3। आगे 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी है हमारी, √3, तो √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 इंटू √3। ऊपर कितने √3 है हमारे पास, 3, और यहाँ भी कितने √3 है हमारे पास, 3। तो तीनों √3 से हमारे एक एक कट हो जाएंगे, ये 4 से 4 कट हो जाएगा। तो सब कुछ ओवरऑल कट हो चुका है, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। तो इसका मतलब कि ये कितना हो गया, 1। तो सीधा सीधा आंसर इसका परिव्रत की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद उसमें 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन बताइए। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि जितने परसेंट की उन्होंने वृद्धि करी है उतने ही परसेंट की उन्होंने कमी कर दी है, जितने भी परसेंट की उन्होंने वृद्धि करी है उतने ही परसेंट की उसमें कमी कर दी जाए, तो इसका एक सिंपल सा याद रखना कि जितने भी इसकी परसेंट हुई है 40 गुना 40, जो भी हमारा चलेगा, क्योंकि 40% की वृद्धि हुई है, 40% की कमी हुई है। परसेंट हटाते नीचे कितना आ जाता है, 100, और परसेंट हटाते नीचे कितना आ जाता है, 100। तो 100 से हमारी 2 जीरो है, जो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई। कोई भी चीज अपने आप में 100% रहेगी। 40 की वृद्धि हुई, 40 की कमी हुई, परसेंट हटाने से कितना है, हमेशा इसको 100 से डिवाइड करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटी। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी इतने ही परसेंट की कमी हो और इतने ही परसेंट की वृद्धि हो, तो ओवरऑल हमें इसमें कमी ही देखने को मिलती है। ओवरऑल क्या होता है, इसमें कमी होती है। तो 40% की वृद्धि हुई है, 40% की ही कमी हुई है, तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ होगा, कमी। तो ओवरऑल कमी, तो वृद्धि तो इसमें होने की नहीं, नोट का भी कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ओवरऑल जो हमारी कमी होगी तो कितनी होगी, 4 4 जा 16, मतलब कि 16% की इसमें ओवरऑल क्या हो जाएगी, कमी। तो ऑप्शन बी इसका हमारा सीधा सीधा एक आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो 12 15 व 18 से पूर्ण विभाज्य हो। 12 15 व 18 से पूर्ण विभाज्य है, तो 12 15 18 का हम एलसीएम लेंगे। 2 से कटिंग करेंगे 6, 15 कट नहीं होएगा, 18 9 पे हो जाएगा। 2 से कटिंग करेंगे 3 पे, 15 कट नहीं होएगा, 9 ऐसे रहेगा। ये भी 3 से लेंगे, ये 1 पे, ये 5 पे और ये 3 पे। अगेन फिर 3 से लेंगे 1 5, ये 1। अब इसमें 5 से लेंगे 1 1 1। जब तक हमारा 1 1 ना आ जाए तब तक हमें एलसीएम की अपनी प्रक्रिया को चलानी है। हमारा इसका भी पेयर मिल रहा है, वर्ग में क्या करता है, हमारा पेयर होना चाहिए। ये भी पेयर मिल रहा है, ये भी पेयर मिल रहा है, तो हमारी एक पेयर की कमी कितनी है, 5 की। तो 5 हमने एक्स्ट्रा लिखा क्योंकि हमारे 5 के पेयर होने में कमी थी। आइए सबकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 180 5 जा 900। तो इसका जो एलसीएम आएगा 900 आएगा। देखते हैं 900 ऑप्शन में, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा ये जो संख्या वर्ग है, किसका वर्ग है, ये 30 का, तो 900 इसका सीधा सीधा एक आंसर हो जाएगा, जो 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और 18 से भी डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 26 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के क्वेश्चन हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ। बोर्ड मास का रूल है। बोर्ड मास जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट। तो 1/2 इंटू 2/3 माइनस 3/4, मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6 इंटू 4/21। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी, जब नीचे की संख्या सेम हो तो ऊपर ऐसी ऐड कर देते हैं, 1 और 5 6, 6/6 कितना हो जाएगा 1,
-3/4 की जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, -3/4। तो 1/2 इंटू 2/3 -3/4 इंटू 4/21। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से तो 2 कटा हो गया, ये बचेगा 1/3। 4 से 4 कटा, ये 1 पे, ये 7 पे, ये होएगा 1/7। कटिंग कीजिए, 7 में से 3 गए, कितना बचेगा 4। 4 अपॉन में 7 3 जा 21, तो 4 अपॉन में 7 3 जा 21। इसका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स पे था, सीधा सीधा आप सोल्व कर लोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगा। क्रय मूल्य हमारा वो होता है जो हम खरीदते हैं, मतलब कि जो हम सीपी है जो हम खरीदते हैं। विक्रय मूल्य वो होता है जो हम सेल करते हैं, मतलब कि इसका एसपी। तो 15 शर्ट का जो सीपी है, 15 शर्ट का जो सीपी है वो 10 शर्ट के एसपी के बराबर है। अगर मैं इनकी कटिंग करूंगी 5 के टेबल से, ये 3 पे कट होएगा और ये 2 के टेबल पे कट होएगा। सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो ये अपॉन में गया, ये इधर अपॉन में जाएगा 2/3। इसका मतलब 2 में कोई मैंने चीज 2 रुपए में खरीदी है और 3 रुपए में मैंने उस चीज को क्या करा है, बेच दिया है। तो मुझे 1 रुपए का क्या हो गया, यहाँ पे 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। 1 रुपए का क्या हो गया मुझे प्रॉफिट। 2 रुपए में कोई चीज मैं खरीद कर लाई हूँ, 3 रुपए में मैंने उसे बेच दिया, तो 1 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। इसका मतलब हमारा क्या होएगा, लाभ होएगा। तो हानि तो हमारी होगी नहीं। लाभ हुआ है हमारा, जो लाभ का प्रतिशत होगा वो होगा, जितने रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट अपना ऊपर लिखेंगे। कितने रुपए का हुआ है, कितने रुपए का हुआ प्रॉफिट 1 पे, और कितने रुपए का खरीदा था मैंने, जो चीज मैंने खरीदी थी वो हम नीचे लिखेंगे, मतलब 2 रुपए में मैंने खरीदा था, प्रॉफिट हुआ है। अब अगर हमें परसेंट निकालना है तो 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। 2 से ये कटेगा 50 पे, इसका मतलब ये कितना है, 50%। तो 50% मेरा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मतलब 50% लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। 2 + √3 2 - √3 का मान क्या होगा। जब हमारे पास इस तरह से कोई संख्या प्लस में भी लिखी हो और कोई संख्या यही वाली हमारी माइनस में लिखी हो, तो हमारा सीधा फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसका मतलब a क्या है हमारे पास 2 और b क्या है हमारे पास √3। a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होगा 1, 4 में से 3 गया 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा सीधा एक हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि एनटीपीसी का हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया है, जो हमारा क्या है, ये प्रीवियस पेपर है। प्रीवियस पेपर का हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया है, कौन सा, एनटीपीसी का, जो हमारे एग्जाम सब चल रहे हैं। तो उसका हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। जो भी आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी जान पहचान वाला हो, आप सभी को उसको वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ एक का क्वेश्चन मतलब मैंने बिल्कुल अच्छे से कराया है, बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज समझाते हुए कराया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 - sin 35 cos 35 का मान क्या होगा। देखिए जब हमारे पास इस तरह से हो, मैं इसे चेंज कर लेती हूँ, cos 35 और sin 35। ये मैं लिख दूंगी इसे sin, ये 65 होगा यहाँ। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 90। तो 5 और 5 10, 65 भी नहीं 55, जब भी तो हमारा 90 पड़ेगा ये। तो साइन 35 और 55 कितना हो जाएगा हमारा 90। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन 35। अगर मैं इसको क्या लिख दूंगी, साइन 35, ये चीज आपने पढ़ी होगी कि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा। ये चीज तो आपने पढ़ी है, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 - थीटा। तो इसको मैं देखो कैसे चेंज करती हूँ, ये साइन 35 तो है, कोस 55 है, कोस 55 को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 - 35। 90 में से ये कोस ऐसी रहेगा, 90 में से 35 घटाऊंगी कितना रहेगा 55, तो कोस
90 माइनस 35 में लिख सकती हूँ। 90 माइनस 35 मतलब कि cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, मतलब कि sin 35, तो ये वाली वैल्यू है ही। और यहाँ से भी कितना मिला, sin 35। ये आगे 1 माइनस 2 हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 35। इसको जब हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा की। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर 35, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35। तो इसका ऑप्शन ए सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए, आज हमने अपने चैप्टर मतलब जो टाइप इसकी थी प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है। तो आपके लिए जो भी आपका मतलब फ्रेंड हो, जो भी रिलेटिव हो, उसको आप शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, धन्यवाद।